नमस्कार। देश की बात में हाजिर हूं। पहले बात बीजेपी की राजनीतिक तैयारियों की। आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक का पहला दिन रहा। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव भी हैं और इसको देखते हुए विचार मंथन हुआ है। इस बैठक में प्रधानमंत्री से लेकर आला मंत्रियों, नेताओं, 350 पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, और इससे पहले जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो रहा। ये रोड शो पटेल चौक से एनडीएमसी बिल्डिंग तक हुआ और उसके बाद वो बैठक में शिरकत हुई। कुछ ही देर पहले आपको बता दें, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बीजेपी की तरफ से। रविशंकर प्रसाद जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कुछ अहम बिंदु जो अभी तक फिलहाल सामने आए हैं उन्होंने वो रखे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को कि 2023 और 24 का एक भी चुनाव नहीं हारना है। गौरतलब है 9 राज्यों में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। जहाँ सरकार वहाँ संगठन को और मजबूत किया जाएगा और जो सरकारें हैं, बूथ हैं, उनको वहाँ पर और मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है। 72,000 कमज़ोर बूथों को चिन्हित भी किया गया है। और आपको बता दें कि आज ही जेपी नड्डा ने कहा है कि 1,30,000 बूथ तक हम पहुँचे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, सलाहकार, संपादक अमर उजाला विनोद अग्निहोत्री मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी जुड़ने के लिए। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक का पहला दिन रहा और जो कुछ चीजें सामने आ रही हैं, हालांकि अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होगी, किस तरह से आप देख रहे हैं बीजेपी जिस तरह से इन चुनावों से पहले 9 राज्यों में चुनाव हैं, उससे पहले जो ये तैयारी कर रही है 2024 से पहले इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जाए, क्या आंकलन आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनाव के तैयारियों में रहती है। एक चुनाव खत्म होता है और अगले चुनाव की तैयारी पे जुट जाती है। अभी गुजरात और हिमाचल के चुनाव और दिल्ली एमसीडी के चुनाव खत्म हुए हैं। गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज की भाजपा ने, हिमाचल वो हारी है, एमसीडी में भी हारी है। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ये राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में निश्चित रूप से जो 2023 के 9 राज्यों के और कश्मीर के भी, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुए तो 10 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे और 2024 में लोकसभा चुनाव है। इनकी तैयारियों को लेकर, इनकी रणनीतियों को लेकर पूरे दिन मंथन हुआ है। और जैसा कि रविशंकर प्रसाद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी चल रही होगी उसमें कहा भी गया है कि 1,32,000 बूथों तक वो पहुंच चुके हैं। 72,000 कमजोर बूथों को उन्होंने पार्टी टारगेट कर रही है। एक भी चुनाव नहीं हारना है। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है अभी इसमें इसका जो राजनीतिक प्रस्ताव आएगा कार्यकारिणी का, उसमें से ये स्पष्ट होगा कि भाजपा 2023 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में उसका मुख्य राजनीतिक एजेंडा क्या होगा, मुख्य मुद्दा क्या होगा। और जो अभी तक के जो संकेत हैं उससे लगता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, जो उनकी लोकप्रियता है, जो उनका अपना कनेक्ट है लोगों से, वो, और उसके साथ साथ जो 10 साल का कामकाज है सरकार का, उसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो हिंदुत्व का मुद्दा होगा। और भाजपा निश्चित रूप से इस पूरे 1 साल का जो चुनाव होगा उसकी तैयारी हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही अपनी व्यू रचना करेगी। ये इस कार्य समिति की बैठक में कुछ और बड़े फैसले होने हैं। अभी एक चर्चा ये भी है कि मंत्रिमंडल का भी फेरबदल होना है। अब मंत्रिमंडल का अगर फेरबदल होना है तो जाहिर है कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से छुट्टी होगी, कुछ को संगठन में नई जिम्मेदारी दी जाएगी, कुछ संगठन के लोग मंत्रिमंडल में जाएंगे। तो इन सारी चीजों पर मंथन इस कार्यकारिणी में, हालांकि ये फैसले तो बंद कमरों में होते हैं, किसको कहाँ लिया जाना है, किसको कहाँ जाना है, लेकिन जो कोर मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी पूरा अगले साल ध्यान देगी, जिनको लेकर वो जनता के बीच जाएगी, उनको जरूर इस कार्य समिति की बैठक में रेखांकित किया जाएगा, उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके आधार पर जो है भाजपा अपनी जो है आगे की रणनीति बनाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नड्डा जी जो है, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका ये पहला कार्यकाल जो है लगभग पूरा हो रहा है और अगला कार्यकाल भी उम्मीद है उन्हीं को मिलेगा। तो इसकी भी तैयारी होगी। उसके बाद उनकी नई टीम कैसे बनेगी, उस टीम में कौन कौन होंगे, ये सारी चीजें, ये सारी तस्वीर इस कार्य समिति के बाद साफ होगी। बिल्कुल, जो मजबूती है बीजेपी की, जो चुनावों की तैयारी और तमाम, वो तो आपने बताई
विनोद जी। लेकिन जो चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने, ऐसा है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो बीजेपी नहीं जीत पाए, हालांकि वहां पे जिस तरह से परिस्थिति रहती है, एक बार जीतती है दूसरी बारी नहीं जीतती सरकार जिस पार्टी की होती है, उस लिहाज से चुनौतियां आप क्या देख रहे हैं? क्या महंगाई को लेकर कुछ चुनौती है या उसको एक तरह से सरकार कंटेन करते हुए दिख रही है? आपका क्या आंकलन है, क्या मुद्दे हैं जो सरकार के सामने एक चुनौती बन सकते हैं? क्योंकि आप देखिए, मजबूती तो ये है कि प्रधानमंत्री का चेहरा हर चुनाव में सामने रखा जाता है, लेकिन अपने आप में कोई जो मुश्किलात हैं हम देखें, राज्यों में जो क्षेत्रीय संगठन है वो मजबूत बने हुए हैं, मजबूती एक तरह से अपनी और हासिल कर रहे हैं। हालांकि मायावती ने कह दिया वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, इससे फायदा ही होगा बीजेपी को, लेकिन आपका आंकलन क्या है चुनौतियों को लेकर? देखिए, मायावती जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, इससे बीजेपी को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। नुकसान ये हो सकता है कि अगर मायावती जी मजबूती से चुनाव लड़ेंगी तो जो दलित वोट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला विधानसभा चुनाव में, अगर वो मायावती जी ने अपनी ओर खींच लिया तो एक नुकसान भी हो सकता है। फायदा ये हो सकता है कि जो माइनॉरिटी वोट है, खासकर मुस्लिम वोट, वो डिवाइड हो सकता है सपा और बसपा के बीच में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। जहां तक चुनौतियों की बात है निधि जी, चुनौतियां काफी गंभीर हैं। जैसे अगर 2023 की बात करें तो 2023 में सबसे पहला चुनाव कर्नाटक का होने वाला है, इसी अप्रैल में चुनाव होने वाला है। उसके पहले त्रिपुरा और यहाँ मेघालय के चुनाव भी होने हैं, जो बिल्कुल पूर्व उत्तर के राज्य हैं। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस और सीपीएम का अलायंस वहां होना लगभग तय हो गया है। वो एक बड़ी चुनौती बनेगी। और जिस तरह त्रिपुरा में अपने मुख्यमंत्री को बदला है भारतीय जनता पार्टी ने, और जो नए मुख्यमंत्री माणिक साहा हैं उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो ये एक चुनौती है उनके सामने त्रिपुरा में। जहां तक कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में जिस तरह भाजपा के अंदर झगड़े बहुत हैं और लगातार कर्नाटक में एक न रोज नया विवाद आ रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच का विवाद, बेलगामी में जिस तरह को लेकर के विवाद, और कहीं हिजाब का विवाद, कहीं कोई विवाद, तो एक गवर्नेंस का मुद्दा कर्नाटक में बहुत बड़ा है। भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप कर्नाटक के तमाम मंत्रियों पर लगा है और वहां आपसी झगड़े भी है। येदियुरप्पा का गुट अलग है, मुख्यमंत्री बोमई है उनका गुट अलग है, इसके अलावा पुराने तमाम नेता उनका गुट अलग है। ये आपके जो बीएल संतोष साहब जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं संगठन महासचिव, उनमें और येदियुरप्पा जी में बिल्कुल नहीं पड़ती। इस तरह के कई संकट हैं भाजपा के सामने और उन चुनौतियों को मुकाबला करते हुए उसे कांग्रेस से मुकाबला करना है। वहां कांग्रेस, आप याद कीजिए, राहुल गांधी की पदयात्रा सबसे ज्यादा कर्नाटक में हुई है। 18 दिन तक राहुल गांधी ने कर्नाटक में समय दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं, तो कांग्रेस वहां कोशिश कर रही है भाजपा को कड़ी चुनौती देने की। तो एक तो चुनौती ये है। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने जिस तरह सरकार बनाई है, जो कांग्रेस की सरकार को गिरा करके, वो एक मुद्दा वहां पर रहेगा चुनाव में। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने जिस तरह अपने कंसोलिडेट किया है, वो चुनौती है। राजस्थान में जरूर भाजपा सोचती है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े में शायद कोई रास्ता निकला है, लेकिन वहां वसुंधरा और भाजपा की जो मौजूदा वहां प्रदेश इकाई, उसके बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है। ये सब चुनौतियां तो हैं। इसके अलावा महंगाई की चुनौती है ही। हालांकि अभी जो थोक महंगाई सूचकांक आया उसमें कुछ थोड़ी राहत मिली है, लेकिन बेरोजगारी की बड़ी चुनौती है। ओपीएस का मुद्दा कांग्रेस फिर लेके आ रही है, 3 राज्यों में उसने दे दिया है। इसके अलावा अग्निवीर योजना का मुद्दा है, अर्थव्यवस्था की स्थिति, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी चुनौतियां भाजपा के सामने हैं। लेकिन भाजपा की एक सबसे बड़ी उसकी खूबी ये है कि वो उन अपनी तमाम चुनौतियों को जो है अपने नारों से, अपने नैरेटिव से ढक लेती है। अगर वो हिंदुत्व का नैरेटिव लेके आती है तो इन चुनौतियों को जो है मुकाबला करने की कोशिश करती है। तो ये भाजपा की कुशलता है, जो अपना नैरेटिव चलाती है, उस नैरेटिव से उन चुनौतियों को वो ढक लेती है। बिल्कुल विनोद जी, आपने तमाम बातें गिनाई और वाकई में 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का शुरुआत हो जाएगी, तो ये अपने आप में ऐलान बीजेपी की तरफ से हो गया है। तो जो एजेंडा है, चुनौतियों को किस तरह से पार पाना है, बीजेपी बखूबी जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और दिलचस्प है किस तरह से ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली दिन की बैठक हुई है, उसको हमने समझने की कोशिश की। आइए आगे बढ़ते हैं, बात केंद्र सरकार और अपने न्यायालयों की करते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने देश के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर कोलिजियम के स्वरूप में बदलाव का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि इसमें सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हों। इसी के साथ केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक नए टकराव की जमीन बन गई है। मेरे मन में तो कोई शंका नहीं है।
बीते हफ्ते विधानसभा अध्यक्षों की बैठक में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने न्यायालय को उसकी सीमाओं की याद दिलाई और अब कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिख दी है। निशाने पर फिर कॉलेजियम है। रिजिजू ने लिखा है, कॉलेजियम प्रणाली में सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्रणाली में केंद्र के प्रतिनिधि हों और हाई कोर्ट के कॉलेजियम प्रणाली में राज्यों के प्रतिनिधि हों। रिजिजू ने इसे पारदर्शिता और सामूहिक जवाबदेही के लिहाज से अहम बताया है। हालांकि कॉलेजियम के सूत्रों का कहना है कि ये पिछले दरवाजे से एनजेसी को लाने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी इससे सहमत नहीं है। ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कॉलेजियम भी बदल जाना चाहिए। जजमेंट में एमओपी में कहीं भी ये डिस्कशन नहीं है कि एमओपी बनाने में कॉलेजियम भी बदल जाए। कॉलेजियम तो जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया वही रहेगा। इसलिए ये जो इन्होंने चिट्ठी लिखी है कि कॉलेजियम को ही बदल दिया जाए, कॉलेजियम में इनके नुमाइंदे डाले जाएं, अगर ये करना चाहते हैं इस तरह का कुछ, तो इनको कानून बनाना पड़ेगा। इनको सिर्फ ऐसी चिट्ठी लिख के नहीं बना सकते। अब या तो इनको कोई गलत एडवाइस कर रहा है या इनको खुद समझ में नहीं आ रही, इसलिए ये तो इसमें कहीं ना कहीं इनको इनके समझ में कमी है। कांग्रेस ने इसे जानबूझकर न्यायपालिका को डराने की कोशिश बताया है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, उपराष्ट्रपति हमला करते हैं, कानून मंत्री हमला करते हैं, ये सब न्यायपालिका के साथ सोच समझकर मोल लिया गया टकराव है ताकि उसे डराया जा सके और फिर पूरी तरह उस पर काबिज हुआ जा सके। कॉलेजियम में सुधार की जरूरत है, मगर सरकार पूरी तरह आत्मसमर्पण चाहती है। उसे यह इलाज दिखता है कि न्यायपालिका को जहर की गोली दे दी जाए। एनजेसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक जवाबदेही कानून को सुप्रीम कोर्ट ने जब से खारिज किया है, तब से सरकार से उसका टकराव बढ़ा है। कॉलेजियम की सिफारिशें अटकी रही हैं और उस पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच में ये टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन पहले केंद्रीय कानून मंत्री के बयान, उसके बाद उपराष्ट्रपति की टिप्पणियां, फिर लोकसभा स्पीकर के बयान और अब कानून मंत्री की ये चिट्ठी, ये इशारा कर रही है कि ये लड़ाई अब थमने वाली नहीं है और फिलहाल ये टकराव आगे भी जारी रहेगा। नई दिल्ली से जेवियर के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात बजट की करते हैं। इस साल बजट आता है हर साल जब तो नौकरी पेशा लोगों की नजर इसी बात पर होती है कि उनको टैक्स में कोई छूट मिल रही है या नहीं। मध्य वर्ग में शिकायत बढ़ी है कि सबसे ज्यादा बोझ उसी पर है और सबसे ज्यादा टैक्स उसी को देना पड़ता है। हालांकि अब भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स छूट का वायदा नहीं कर रही हैं, बस कह रही हैं कि मिडिल क्लास की तकलीफ वे समझ रही हैं। मैं भी मिडिल क्लास की हूं। मिडिल क्लास का प्रेशर्स को मैं समझ पा रही। कोई नया टैक्स मिडिल क्लास के ऊपर नहीं है अब तक। क्या नया कुछ टैक्स मिडिल क्लास के ऊपर डाला है क्या? 5 लाख तक का टोटली टैक्स नहीं है सैलरी। संसद में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंचजन्य को दिए एक इंटरव्यू में ये अहम बात कही है। लेकिन मिडिल क्लास इससे संतुष्ट नहीं है कि उस पर नया टैक्स नहीं लगा है। उसकी शिकायत है कि कई साल से इनकम टैक्स में रियायत नहीं मिली है। सैलरी सभी की अच्छी हो गई है, पर टैक्स में तो बड़ो जरूर छूट मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ टैक्स में लिमिट बढ़नी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब मैक्सिमम जितना हो सके उतना, मतलब ताकि आम आदमी जो है वो अपना गुजारा सही तरह से कर सके। उद्योग संघ पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य अर्थशास्त्री एसपी शर्मा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी को देखते हुए अगर मिडिल क्लास के करदाताओं को टैक्स में राहत दी जाती है तो इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है वो मिडिल क्लास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। तो इस समय एक राहत दी जाए जिससे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़े। जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी में जो एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ने से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज इंक्रीज होंगी, डिमांड बढ़ेगी, फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। हालांकि काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट के डायरेक्टर नित्यानंद के मुताबिक मौजूदा हालात में वित्त मंत्री के लिए टैक्स में ज्यादा राहत देना मुश्किल हो सकता है। तो हाँ, डिमांड है, डिमांड जस्टिफाइड भी है। टैक्स कंसेशन काफ़ी दिन से हुआ नहीं है। इन्फ्लेशन हुआ है तो रियल इनकम कम हो गया है, एक जस्टिफिकेशन है, लेकिन सरकार के लिए देना भी मुश्किल है। एक था कि एग्जेम्पशन अगर थोड़ा सा बढ़ा दे, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, ज़्यादा बढ़ने का मतलब स्पेस कम है सरकार के लिए, ये सच है।
जब से निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी है, मिडिल क्लास को ये उम्मीद रही है कि उसे टैक्स रेट में कुछ राहत मिलेगी। कोरोना संकट के दौरान आम लोगों की कमाई पर काफी ज्यादा असर पड़ा और पिछले साल महंगाई दर भी काफी ज्यादा रही। ऐसे में अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस साल के बजट में वित्त मंत्री टैक्स रेट में कुछ राहत देती है या नहीं। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बातें आगे बात करेंगे दिल्ली की। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्यों उतरे सड़क पर, विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखे। तो बात दिल्ली की कर रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल की लड़ाई, आज सड़क पर उतर आए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरी सरकार और सभी आप विधायकों ने दिल्ली विधानसभा से लेकर उपराज्यपाल निवास तक मार्च निकाला और मांग करी कि एलजी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को अपने सभी मंत्रियों और विधायकों को लेकर हाथों में प्ले कार्ड लिए मार्च करते हुए चल दिए उपराज्यपाल से मिलने। केजरीवाल का कहना है कि एलजी 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रहे, तानाशाही कर रहे हैं। दिल्ली के एलजी के पास स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को पता था एक बार लिखने से नहीं मानेंगे एलजी, तो उन्होंने 2 बार लिखा को इसमें। दूसरा, पैरा नंबर 275 में इसी आदेश में लिखा, देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस। अब जब साफ साफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एलजी साहब के पास कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। अभी हम अपने बच्चों के टीचर्स को, सरकारी टीचर्स को हम फिनलैंड भेजना चाहते हैं अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए। एलजी साहब ने फाइल पे मना कर दिया। एलजी साहब कौन होते हैं फाइल पे मना करने वाले? एलजी साहब को क्या तकलीफ है? दिल्ली के बच्चे हैं। वैसे तो इन दिनों बहुत से मुद्दों पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच इन दिनों खींचतान चल रही है, लेकिन सोमवार को खासतौर से दिल्ली के सरकारी स्कूल टीचर्स की फिनलैंड में ट्रेनिंग के मामले को लेकर केजरीवाल सरकार ने एलजी को घेरने की कोशिश की। उपराज्यपाल को बताना पड़ेगा ना कि भाई वो टीचर्स की ट्रेनिंग के खिलाफ क्यों है। टीचर्स को नेशनल इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी ट्रेनिंग दिलाना चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर हम चाहते हैं कि दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, दिल्ली के टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग मिले, तो इसमें एलजी साहब को आपत्ति क्या है? 1000 टीचर्स की हम पहले भी ट्रेनिंग करा चुके हैं। केजरीवाल सरकार का कहना है कि उपराज्यपाल ने शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने से रोक दिया है। उपराज्यपाल का कहना है कि प्रस्ताव खारिज नहीं किया गया है, लेकिन योजना की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराने और विदेश की जगह देश में ही ट्रेनिंग कराने के विकल्प तलाशने की सलाह दी है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि योजना रोकने के लिए ये सरकारी तरीके हैं। अगर ऐसा नहीं है तो लिख दें कि शिक्षकों के ट्रेनिंग प्रोग्राम पर उनको कोई आपत्ति नहीं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को फिनलैंड में ट्रेनिंग के लिए भेजे जाने का प्रस्ताव उपराज्यपाल ने खारिज तो नहीं किया है, लेकिन दिल्ली में इन दिनों जिस तरह की गवर्नेंस चल रही है उसमें उपराज्यपाल की सलाह भी आदेश की तरह ही ली जाती है। इसलिए यह तय है कि जब तक उपराज्यपाल इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी नहीं देंगे तब तक टीचर्स ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड नहीं जा सकते। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर पहुंचेगी और 30 जनवरी को यहां एक विशाल रैली के साथ समाप्त होगी। यात्रा का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में होगा, लेकिन इसको लेकर सुरक्षा चिंताएं हैं। देखिए एक रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जनवरी 19 को जम्मू पहुंच रही है। अगले 3 दिन ये यात्रा जम्मू शहर में चलेगी। ये यात्रा 19 को लखनपुर से कठुआ, 20 को छतवाल, 22 को जम्मू पहुंचेगी। 25 जनवरी को बनिहाल में ही तिरंगा फहराया जाएगा। 27 जनवरी को अनंतनाग से होती हुई श्रीनगर और 30 जनवरी को श्रीनगर में यात्रा खत्म होगी।
जम्मू कश्मीर में अगर यात्रा शुरुआत हो रही है 20 जनवरी से, तो वहाँ के जो सुरक्षा इंतज़ाम है वो बाकी जगहों से अलग होंगे। और सुरक्षा के इंतज़ाम में अगर एक व्यक्ति भी, जो विशिष्ट व्यक्ति, मान लीजिए हम राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ इतने सारे लोग जो भी चल रहे हैं, उसमें एक सिंपल टेक्निक का इंतज़ाम किया जाए, रोप लाइन टेक्निक की, ख़ास जो पास में हैं वो पहचाने हुए लोग हों। मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को साथ में बैठ के वहाँ के सुरक्षा अधिकारियों के साथ, स्टेट पुलिस के साथ, तभी उस यात्रा में व्यापक सुरक्षा दी जा सकती है। राहुल गांधी को फिलहाल Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, यानी 9 से 10 कमांडो हमेशा उनके आसपास रहते हैं। हालांकि कांग्रेस चाहती है कि उन्हें दोबारा SPG दे दी जाए। इस यात्रा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी हो चुकी है और जानकारी है कि इलाके की संवेदनशीलता देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने सुझाव दिया है कि वो कुछ इलाके गाड़ी में बैठकर पार करें। उनके साथ यात्रा में रहने वालों की पहचान पुख्ता तरीके से की जाए और घाटी में लोगों की संख्या कम ही रखी जाए ताकि सुरक्षा से समझौता न हो। वैसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को CRPF इस बात की शिकायत कर चुका है कि राहुल गांधी कई बार अपना सुरक्षा घेरा तोड़ते हैं। यात्रा जब से शुरू हुई है तब से 100 से ज्यादा बार वो सुरक्षा घेरा तोड़ चुके हैं, लेकिन अब यात्रा का आखिरी पड़ाव बेहद संवेदनशील इलाके से गुजरेगा, इसलिए लगातार बैठकें की जा रही हैं। CRPF का आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 100 से ज्यादा बार सुरक्षा कवच जो है तोड़ा है। जनवरी 20 को ये भारत जोड़ो यात्रा जम्मू जो है वो दाखिल होने वाली है। अगले 10 दिन वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। ऐसे में जो चुनौतियां हैं वो सुरक्षा एजेंसियों के सामने और ज्यादा कड़ी हो जाएंगी। नई दिल्ली से अपनी कैमरा सहयोगी पूजा आर्य के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। कर्नाटक में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हुई। विधानसभा चुनावों के बाद अगर सरकार यहां पर कांग्रेस की बनती है तो हर घर में एक महिला को 2000 रुपए हर महीने पेंशन दिया जाएगा। ये वादा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं से बेंगलुरु में आज किया। प्रियंका गांधी का बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में भव्य स्वागत हुआ। फिर वहां मौजूद नेताओं और सभा में आई महिलाओं को कांग्रेस पार्टी को वोट देने की शपथ दिलवाई गई। सशक्त महिले सशक्त भारत इदे नम्म ध्येय इदु नम्म प्रतिज्ञे। इसके बाद आया महिलाओं को 2-2 हजार रुपए पेंशन का भरोसा। कुछ महीने में चुनाव है, मैं आपसे अपील करती हूँ, आप खुद सोचें, क्या आपकी जिंदगी बेहतर हुई है? उन्होंने जो वादे किए हैं क्या वो पूरे किए हैं? मुझे DK शिव कुमार और सिद्धरमैया ने भरोसा दिलाया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आएगी तो हर घर से एक महिला को हर महीने 2000 रुपए पेंशन दिए जाएंगे। That means 24,000 rupees will be directly sent to your account in a year. कर्नाटक में ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5 करोड़ 5 लाख वोटर हैं, जिनमें 2 करोड़ 50 लाख महिलाएं हैं, यानी आधी। इसीलिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली के चुनावी वादे के बाद 2000 रुपए महिलाओं को पेंशन देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया। हालांकि प्रियंका और सुरजेवाला दोनों भ्रष्टाचार को ही चुनावी मुद्दा बनाते दिखे। This entire government is deep down in the stench of corruption. बसवराज बोम्मई सरकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी है। भारत के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो सभी आरोपों की जांच करवाएगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से लगाए गए हों या फिर किसी व्यक्ति ने लगाए हों इस सरकार पर। Contractors Association or any other individual, we will lodge first information report. ना नायिका यानी मैं भी नेता नाम का ये चुनावी कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित था। हिमाचल प्रदेश के बाद अब प्रियंका गांधी कर्नाटक में जोर आजमाइश करती नजर आएंगी। इस राज्य में
महिला और पुरुष वोटर्स की साझेदारी लगभग बराबरी की है। ऐसे में कांग्रेस को प्रियंका गांधी से काफी उम्मीद है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और बात अब उत्तर प्रदेश की। 2024 में बीजेपी के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने की कोशिशों को अब मायावती ने झटका दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि बीएसपी लोकसभा और विधानसभा अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि बसपा सपा जैसे दलों के साथ मिलकर लड़े तो उसे ज्यादा कामयाबी मिलती है। अब हमारी पार्टी ने आगे विधानसभा व लोकसभा का चुनाव भी अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन पर गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान किया। अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। कहा कि यूपी में ही नहीं, देश भर में जहां भी चुनाव होंगे बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन न तो 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा और न ही 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में। इतना ही नहीं, 2023 में किसी भी राज्य में होने वाली विधानसभा चुनाव में किसी भी दल से बसपा गठबंधन नहीं करेगी। इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर मौके पर बीएसपी जब गठबंधन में रही है तो उसे ज्यादा सीट मिली है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ते हुए उसे बस एक सीट मिली, सपा को 111, जबकि 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने सपा के साथ मिलकर लड़ा तो उन्हें 10 सीटें मिली, सपा को 5। बहन जी ने बीजेपी आरएसएस के दबाव में इस गठबंधन को तोड़ा, तो जो वोट 2022 में समाजवादी पार्टी को प्रचंड जो वोट मिला, उसमें एक बहुत बड़ा तबका बसपा का, जो पुराना अम्बेडकरवादियों का जो वोटर है, अनुसूचित वर्ग के लोगों का, उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी में अपनी आस्था जताई है। इसलिए 2024 में सीधा सीधा उत्तर प्रदेश में जो मुकाबला है वो बीजेपी आरएसएस बनाम समाजवादी पार्टी का होने जा रहा है। बेशक 2019 में सपा और बसपा मिलकर यूपी में बीजेपी के रथ को रोक नहीं पाई, पर रफ्तार जरूर धीमी कर दी। लेकिन 2022 का वोट शेयर देखें तो एक और तस्वीर बनती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट मिले, जबकि सपा को 32%, बसपा को 13% और लोकदल को 3%, यानी तीनों को मिलाकर 48% वोट। अगर सपा और बसपा जैसे दल एक साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ते तो हो सकता था यूपी विधानसभा की तस्वीर कुछ और होती। आप गठबंधन करते ही 10 लोकसभा सीट जीतते हैं और गठबंधन से हटते ही एक पर विधानसभा में आ जाते हैं, तो अपना नुकसान क्यों चाहती हैं? वो कौन सा दबाव है जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी लगातार गठबंधन की राजनीति से इनकार कर रही हैं? हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में करीब 1.5 साल बचे हैं, पर उसकी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। बसपा अगर लोकसभा में अकेले चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। गठबंधन की राजनीति आज का सच है। केंद्र में 300 से ज्यादा सीटें लाने के बावजूद बीजेपी इसे समझती है और इसीलिए एनडीए को बचाए रखना चाहती है। लेकिन मायावती की अकेले चुनाव लड़ने की जिद कई सारे सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो किससे फायदा पहुंचाना चाहती है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और बात अब राजस्थान की करते हैं। अशोक गहलोत के साथ सियासी जोर आजमाइश के बीच राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट अब फिर से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में हैं। यात्रा के दौरान वे किसान सम्मेलन भी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों से मिल भी रहे हैं। आज सचिन पायलट नागौर में रहे, जहां वे जनसभा के साथ साथ किसानों से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद उनकी 4 अलग अलग जिलों में जनसभाएं होनी हैं। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस का चिंतन शिविर बुलाया। आज और कल हो रहे इस चिंतन शिविर में पायलट समर्थक विधायक नदारद रहे।
ऐसे में एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस में खींचतान की स्थिति बनती दिख रही है। देश की बात में अब खबर मुंबई से है। मुंबई का भी हाल दिल्ली जैसा ही हो रहा है। मुंबई दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। पारा भी 13 डिग्री तक पहुंच गया और इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। जहरीली हवा, गिरता तापमान लोगों को बीमार कर रहा है। कोहरा, धुंध और धूल की मोटी परत से ढकी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई अब दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित मेगा शहर बन चुका है। सांस की तकलीफ वाले मरीजों का अस्पतालों में तांता दिखता है। अलग अलग अस्पतालों के अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन लगभग हर जगह ऐसे मरीजों में 50% के आसपास बढ़ोतरी बताई जा रही है। बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर दिखता है। सांस में प्रॉब्लम है, खांसी आ रही है, थोड़ा सा जुकाम भी हो रहा है। ये मतलब जो एनवायरनमेंट है गंदा, इसी की वजह से हुआ। इनको इन्फेक्शन हो गया था। करीबन 80% ग्रोथ दिखाई दिया है। हालांकि ये जो विंटर सीजन है वो जनरली हेल्दी सीजन पाया जाता है, लेकिन इसमें रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है वो काफी बढ़े हुए दिख रहे हैं। और स्पेशली ये गए 15 से 20 दिन से जब ये एयर क्वालिटी में जो चेंजेस आए हैं उसके बाद स्पेशली फाइंड आउट। बहुत सारे पेशेंट्स को ड्राई कफ जो दवाइयों को बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करता है, बहुत सारे पेशेंट्स को कफ, सेकेंडरी चेस्ट इन्फेक्शन होके फीवर आना और वो प्रोग्रेस होके निमोनिया में डेवलप होना, ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। मुंबई की AQI 314 है, यानी वायु गुणवत्ता सबसे खराब श्रेणी में है। तापमान गिरने से हवा भी जहरीली हुई है। रविवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो कि शहर में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। मुंबई की हवा फिर एक बार वेरी पुअर कैटेगरी में चली गई है। ये इस सीजन में 2023-22-23 के सर्दी के सीजन में ये हमेशा हो रहा है और इसका जैसे बताया गया है पहले ही कि एक लार्ज स्केल पोल्यूशन चेंज हो रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट है। और यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं, जो धूल हैंग हो रही है वो डिस्पर्स नहीं हो पा रही है और दैट इज द रीजन कि एयर क्वालिटी खराब है। ओवर एंड अबाउ ऑफ दिस क्या हो रहा है कि आपका टेम्परेचर कूल हो रहा है। टेम्परेचर जब कूल होता है तो वैसे ही विंड्स को काम करता है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब मुंबई ने खराब से बहुत खराब AQI की इतनी लंबी अवधि देखी है। दिसंबर के मध्य में एक सप्ताह के लिए मुंबई का AQI दिल्ली से भी खराब था। गिरते पारे के बीच खराब होती हवा अब मुंबई को भी दिल्ली के दर्द का एहसास कराने लगी है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। गाजीपुर के जहूराबाद इलाके के 4 दोस्त नेपाल घूमने गए थे, लेकिन पोखरा जाते वक्त हवाई दुर्घटना में इन चारों दोस्तों की दुखद मौत हो गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय इनमें से एक लड़का सोनू फेसबुक लाइव कर रहा था, जिसके जरिए उसके दोस्तों ने जब इस हादसे को देखा तो यकीन नहीं हुआ। बाद में नेपाल प्रशासन ने भी जब इन लड़कों के दुर्घटनाग्रस्त होने की तस्दीक की तो पूरा इलाका गमगीन हो गया और इन लड़कों के घरों में मातम छाया हुआ है। हाथ में बेटे की तस्वीर के साथ दहाड़ मारकर रो रही यह महिला अनिल राजभर की मां है। नेपाल की हवाई हादसे ने हमेशा के लिए इनके आंचल को सूना कर दिया। घर के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर खर्च कैसे चलेगा। वो लड़का बहुत अच्छा था, होनहार था, दुकान करता था, उससे अपना जीविका चलाता था, अपने सब परिवार को चलाता था। वही अच्छा मेहनत करता था, पढ़ा लिखा लड़का था साहब। कितने भाई थे? 2 भाई थे साहब। उसकी बात आ जाए हम लोग के घर और जो मदद करना है सरकार को हम लोग करें। जो भी काम करता था वो हमको बता के करता था। बस यही ट्रिप है जो कि नहीं बता के गया और प्लानिंग था इसका 1 तारीख को जाने के लिए, लेकिन इसका कुछ काम पड़ने के कारण ये लोग प्लान बदल दिया।
और उसमें हम भी नहीं जा पाए, लेकिन हमको भी जाना था उन लोगों के साथ में। ये लोग नहीं बताया और चुपके से निकल गया। परिवार के रीढ़ के हड्डी थे, जो पूरा खर्चा से लेकर हर चीज़, शादी विवाह से लेकर हर चीज़ करते थे ये घर परिवार का, और यही नहीं रहे सबके बीच में, तो यह परिवार कैसे जिएगा, कैसे इनका भरण पोषण होगा, अब भगवान ही जाने। अभिषेक की मां का भी बुरा हाल है। दरवाजे पर लोगों की भीड़ लगी है, हर तरफ गमगीन चेहरे हैं। वो दोस्त भी बेहद उदास हैं, जिससे अभिषेक ने हादसे के कुछ क्षण पहले ही 16 जनवरी को अपने जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने का वादा किया था, लेकिन वादा ही रह गया। 15 जनवरी को एक और हम लोगों के दोस्त का एक बर्थडे था जो आर्मी में है। वो 15 जनवरी को उसका बर्थडे था। कल सुबह सब लोग वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस पे थे, व्हाट्सएप पे सब लोग बात कर रहे थे। तो ये था कि सब लोग उसको विश किए। उसके बाद ये था कि अगले दिन वो मतलब आ जाएगा, तो आर्मी वाला भी छुट्टी आने वाला था। तो ये था कि ये वहाँ से घूम के लौट के आ जाए, उसके बाद हम लोग जम के पार्टी मनाया जाएगा। तब तक ये सोनू जायसवाल फेसबुक पे लाइव आया था। जानकारी हमको ये हुई कि ये जब वीडियो शेयर मतलब लाइव वीडियो देख लिए लोग, उसके बाद न्यूज़ में देख लिए लोग, नाम भी प्रोवाइड हो गया। उसके बाद हम लोग मतलब ये था कि जम के पार्टी की जाएगी, सब लोग खुश थे। लेकिन उसके बाद अचानक से ये इन लोगों के मरने की खबर आ गई और उसके बाद सभी लोग हैरान, किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। अभिषेक और अनिल के साथ ही सोनू जायसवाल और विशाल शर्मा भी गए थे। उनके घरों में भी मातम पसरा है। सोनू जायसवाल को हवाई यात्राओं का शौक था और वो फेसबुक लाइव भी करते थे। इस हादसे के वक्त भी वो फेसबुक लाइव कर रहे थे। चारों दोस्त घूमने भी साथ जाते थे। पिछले दिनों नेपाल का प्रोग्राम बना। काठमांडू से पोखरा जाने का प्रोग्राम था, जहां विमान दुर्घटना के शिकार हो गए। 4 दोस्तों के अरमान अभी उड़ान भर ही रहे थे कि हवा में भस्म हो गए। इस विमान हादसे से इन 4 परिवारों के साथ इलाके के लोगों को ऐसा खौफनाक दर्द मिला है कि उन्हें अब शायद आसमान की तरफ देखने में भी डर लगे। गाजीपुर से सुनील सिंह के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।